तो देखो आज की क्लास में जो भी हम करने वाले हैं उससे पहले तुम्हें पिछली क्लास का सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी इसमें आओ, ठीक है ना, वरना दिक्कत हो सकती है। ओके हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, फिर कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ सिंपल सी एक बात ये है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी किसी भी मतलब डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो हमने पीछे पढ़ लिया उतना समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड कर पाएगा अपने अंदर, वही उसके लिए क्या है, एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब मान लो मेरे पास कोई एक स्लैब है ऐसे डाइलेक्ट्रिक, है ना, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वुड हो सकता है, या फिर क्या नाम है, रबर हो सकता है, वैक्स हो सकता है, हमने कुछ भी बोला था, है ना। तो ये कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, इसी की ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक माइका होता है, अब माइका तुम्हें पता होगा, वो लकड़ी वाला जो होता है, उसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 160 की होती है वही। पर अगर तुम किसकी एयर की देखोगे तो क्या होती है, 0.8 होती है। देखो एयर की कितनी कम है और इसकी कितनी ज्यादा है। और इन सबसे बड़ा, सबसे सबका पापा ठीक है, वैक्यूम, वैक्यूम की कितनी होती है, इन्फिनिटी। उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इन्फिनिटी है। मतलब एक वैक्यूम इनफाइनाइट अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है, अपने अंदर होल्ड कर सकता है। ये सोचो, सिंपल सी बात है। तो ये सब बात कहने का मतलब यही है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओवरऑल मतलब ये है कि कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करके रख सकता है, बस। और तब तक होल्ड करके रख सके तब जहां तक उसका ब्रेकडाउन ना हो जाए, यही होता है इसका सीधा मतलब। मान लो क्या नाम है, एयर में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड दी फिर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखा होगा, जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कते वक्त देखा होगा कि एक तरीके से जो बिजली है वो हवा में ट्रेवल कर रही है, तो वहां पे एक तरीके से एयर का ब्रेकडाउन हो चुका है, वहां पे ये मतलब होता है। सेम वैसे ही मतलब होता है, अलग अलग चीजों का ब्रेकडाउन का जो पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। बट वैक्यूम का एक ब्रेकडाउन क्या है, इन्फिनिटी। वो इनफाइनाइट अमाउंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड झेलेगा फिर भी उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये मतलब सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और वो क्या है, एक स्लैब को जब हम किस में प्लेस करेंगे, एक कैपेसिटर के अंदर प्लेस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बेसिकली हम प्लेस करने वाले हैं एक कैपेसिटर के अंदर, और उसके अंदर जब हम प्लेस करेंगे तो देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है, उसके कैपेसिटेंस पे बेसिकली क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले मैं तुम्हें डायग्राम सिंपली समझा दूं, वैसे इसमें सब कुछ समझने वाली चीजें ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बट फिर भी ये हमारे पास बाहर एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर एक जगह प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरी जगह माइनस क्यू चार्ज है। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब देख रहे हो कि जो कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसको मान लो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में है। अब बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करा है। यहाँ पे हमारे जो पूरे कैपेसिटर की जो थिकनेस है वो कितनी है, डी, और हमने जो बीच में स्लैब प्लेस करा है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, स्मॉल टी, ठीक है, उसकी टी है। अब उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये बात मैंने तुम्हें अच्छे से समझा रखी है, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम कैपेसिटर के अंदर किसी स्लैब को हम प्लेस करते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर उल्टी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ओरिजिनल वाले में से उल्टी डायरेक्शन वाले को माइनस कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। ये छोटी सी बात है, ये तो हमने पोलराइजेशन में अच्छे से देखा था, ठीक है। अब ये वाली बात हो गई, तो प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया। इस स्लैब के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू पी और माइनस क्यू के सामने प्लस क्यू पी, ठीक है ना। तो माइनस क्यू के सामने प्लस क्यू पी, सिंपल सी बात है। तो ये तो डायग्राम है, आगे वो क्या कहते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एप्स नॉट ए बाई डी। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल जब कैपेसिटेंस शुरू किया था तब तुम्हें बताया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का क्या मतलब है, ये जो हमारी पास प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया होगा यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, उस एरिया को हम कितने में बोलते हैं, एरिया ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में, वो क्या है, यहाँ पे सेपरेशन, तो उसको स्मॉल डी बोला। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाली की वैल्यू निकलना चाहोगे तो ओरिजिनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला है जो कि हम बहुत अच्छे से पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब चाहो तो सिग्मा को रिप्लेस कर दो चार्ज अपॉन में एरिया से, है कि नहीं। तो यहीं देखो सिग्मा होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया।
चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए मैंने सिग्मा की जगह Q बाय A रख दिया। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब यहाँ पे E नॉट ये ओरिजिनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कैपेसिटेंस की वजह से है। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है जो कि है EP, है कि नहीं। तो वो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P का क्या मतलब है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाले मतलब क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ये जो बीच में हमने प्लेस किया हुआ है इसकी। तो यहाँ पे भी इसके लिए चार्ज रखेंगे तो क्या आ जाएगा QP बाय A एप्सिलॉन नॉट। खैर मैं सही बोलूँ तो तुम्हें ये करने की जरूरत है नहीं, मैंने तुम लोग को एक चीज और लास्ट क्लास में सिखाई थी, और अगर तुम लोग को वो याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूँ। सिग्मा जो होता है वो बिल्कुल किसके बराबर होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होता है। ये बात मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाई थी, याद है या नहीं है देख लेना अच्छे से। मैंने इसीलिए कराया है, स्टेप बाय स्टेप ही कराता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा होता रहे, तभी आराम हो तुम्हें। तो लास्ट क्लास में हमने यही चीज सीखी थी कि सिग्मा जो होता है वो इस केस में मतलब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक के केस में सिग्मा किसके बराबर होता है, उसके पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होता है P। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया नेट फील्ड, ये मैंने थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख दिया क्योंकि मुझे जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी डेरिवेशन बड़ी है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट कह रहा हूं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके अंदर बनी है ना। क्योंकि देखो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाली उल्टी डायरेक्शन में, तो ये इसमें तो उस ओरिजिनल वाले में से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो ये तो सिंपल सी चीजें हमने बहुत बार मतलब 2 क्लास में 2 बार लगातार देख ही लिया। तो यहाँ पे E की जगह हम क्या कर लेंगे, आराम से E नॉट माइनस EP प्लेस करेंगे, ठीक है। अब E नॉट माइनस EP की जगह हमारे पास क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। पर सही बोलूं तुम्हें अभी उसको प्लेस करने से अच्छा एक स्टेप और है जो कि हमने फिर से पिछली क्लास में देखा था। तो प्लीज फिर से कह रहा हूं ये सारी बातें पिछली क्लास में जो हमने करी थी वो क्लियर हो तुम्हें तभी आना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, अब इसकी जगह हम एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट क्लास में तुम लोग को मैंने एक चीज सिखाई थी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि माइनस हुई है, मतलब नेट बची है। तो ओरिजिनल अपॉन में नेट क्या है, ओरिजिनल वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, तो इसको डिवाइड करोगे जब इससे तो तुम्हारे पास ये आएगा, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा फ्लिप मारो तो देखो ये वाले फॉर्मूले में देखो कि ऐसा कर सकते हो कि E नॉट माइनस E नॉट है ना, E नॉट माइनस EP है ना, इसको उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे E नॉट बचेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/k। पूरे को मैंने अल्टी पल्टी मार दी है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से अगर तुम चाहो तो E नॉट माइनस EP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ये वाली चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी E नॉट, है ना। तो तुम नोटिस करोगे E नॉट माइनस EP की जगह क्या रख सकते हो, E नॉट अपॉन में K रख सकते हो। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यानी ये चीज प्लेस करी जा सकती है। तो वही मैंने किया है, इस E नॉट माइनस EP की जगह E नॉट बाई K पुट किया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखो कि ये चीज को आगे हमारे पास बहुत सारी मतलब ये हमारे बहुत काम में आने वाला है। क्यों, क्योंकि एक एक करके स्टेप करते जाएंगे ना, बड़ा फायदा होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है, हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। देखो वैसे मैं सही बोलूं कोई भी स्टेप रैंडम नहीं होता। अगर तुम्हें सब लग रहा है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, फिर उसके बाद यही क्यों करा, हमने चार्ज क्यों नहीं निकाला, या फिर कुछ और क्यों नहीं निकाला, ये क्यों निकाल रहा है, इसका ना रीजन होता है और ये मैं तुम्हें एंड में समझाऊंगा। किसी भी क्या नाम है, जब डेरिवेशन को तुम करते हो ना तो करने का एक मेथड होता है जो कि जब तुम कर लेते हो ना तो करने के बाद तुम्हें समझोगे तो और अच्छे से अगली बार अटेम्प्ट कर सकते हो। पर पहले यहाँ पे बात सुनो, अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्लेट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल का ग्रेडियंट। ये एक फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे तुम ग्रेडियंट करोगे यानी उसको डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यानी अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये काम जैसे ही तुम करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर तुम नोटिस करो पूरे के पूरे कैपेसिटर में शुरू से लेकर एंड तक पूरे के पूरे d डिस्टेंस के लिए जो ओरिजिनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां लाई कर रही है, इस स्लैब के ऊपर और इस स्लैब के नीचे, है ना। अगर जरा इसको भूल जाओ, बीच वाले स्लैब को भूल जाओ, तो यहां पे कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट। कौन सी है, E नॉट। और यहां पे भी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट, है ना। मतलब अगर तुम नोटिस करो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, d,
और अगर बीच वाला जो स्लैब है उसको माइनस कर दूं और इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ओरिजिनल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बाहर इस स्लैब के बाहर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? और इस स्लैब के अंदर अगर तुम्हें निकालना है तो अंदर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, E को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, T के साथ। मतलब स्लैब के अंदर जो स्लैब की थिकनेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इंटू टी। अब बेसिकली E क्या है, E क्या होता है, ये है E, ये रहा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्लैब के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची है, चाहो तो E लिख सकते हो और चाहो तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे E नॉट माइनस EP इंटू टी, है ना। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर बचती है वो इतनी है और उसको T से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। यानी स्लैब के बाहर और स्लैब के अंदर दोनों हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और काम करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। देखो तो ये है, इसको तो ज्यों का त्यों ही छोड़ दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पे E नॉट माइनस EP की जगह, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, E नॉट माइनस EP की जगह तुम क्या रख सकते हो, E नॉट बाय K रख सकते हो, E नॉट बाय K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला K बनाना है, ये बहुत बार बोल चुका हूं मैं ये चीज, है ना, कि E इज इक्वल्स टू E नॉट बाय K, और E इज इक्वल्स टू E नॉट बाय K का क्या मतलब है, E नॉट माइनस EP, E नॉट माइनस ओरिजिनल माइनस पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को जब माइनस करोगे तो वही तो E है, यही चीज तो है। इसी चीज को जब यहाँ पे देख रहे हो तो यही चीज मैंने क्या कर दी, यहाँ पे प्लेस कर दी। बस अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, बाकी तो हमारा काम बन ही चुका है। E नॉट को कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आराम से E नॉट को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, D माइनस टी, इतने का बचेगा D माइनस टी, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस T बाई K, है ना। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। खैर इतना ही करके छोड़ देते हैं, अभी के लिए इतना बहुत है। अब देखो यहाँ पे अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमारे पास ये करने का फिर ये करने का इन सब का क्या रीजन था, ये समझो। देखो हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हमें निकालना है कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस। ये सारी चीजें करने का मतलब ये होता है कि देखो अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन में V, Q बाई V होता है कि नहीं होता, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V होगा। ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम आराम से हमारा आंसर निकाल सकते हैं। यही चीज मैं देखो तुम्हें मुझे बतानी थी। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, तो इस वाले फॉर्मूले से मुझे इतना पता है कि मैं Q की जगह क्या रख सकता हूँ, E नॉट इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, आराम से रखा जा सकता है। तो रखते हैं, चलो, E नॉट इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो कई जगह पे ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट और E नॉट एक ही चीज है, नहीं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अलग चीज है, और E नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों फर्क चीज है ना। तो Q की जगह मैंने ये चीज प्लेस कर दी इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, है कि नहीं। और V की जगह जो अभी हमने निकाला है वो, है ना, तो V की जगह निकाला है, क्या निकाला है, E नॉट और D माइनस T प्लस T बाई K, है कि नहीं। अब E नॉट से E नॉट कट जाएगा, हमारे पास इतना आंसर बचा, है कि नहीं। तो अगर जरा नोटिस करो, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एप्स नॉट A बाई D की जगह क्या आ रहा है, D माइनस T प्लस T बाई K, है ना। तो ये देखो, अगर अच्छा इस फॉर्मूले को देखो, इसकी सिमिलैरिटी कितनी ज्यादा है किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से जो ओरिजिनल होता है एक्चुअल में। एप्स नॉट A बाई डी, नीचे क्या है थिकनेस, और थिकनेस की जगह सिर्फ ये चीज आई है, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आई है, हाँ या ना। तो ये चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि यानी जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दूंगा किसी इलेक्ट्रिक, मतलब क्या कहते हैं, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसके कैपेसिटेंस में ये बदलाव आएगा। D माइनस टी, टी क्या है उस स्लैब की थिकनेस, और K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, उस स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। तो ये करने का रीजन क्या था, देखो कि Q बाई V, पहले तो मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस के लिए मुझे चार्ज चाहिए, चार्ज के लिए मैंने ये वाली मेहनत करी, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही मैंने ये सारा का सारा तामझाम किया। तो देखो अगर तुम इसको रिवर्स तरीके से सोचोगे ना कि भाई मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, मुझे चार्ज चाहिए और पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और उसके लिए मैंने ये तामझाम किया, चार्ज के लिए मैंने ये तामझाम किया। ये करने के बाद वैल्यू पुट करोगे तब तुम्हें समझ में आता है कि हाँ ये था डेरिवेशन का मतलब, वरना हम रैंडमली कुछ भी करते जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी डेरिवेशन में रैंडमली कुछ नहीं हो रहा होता, हम हर स्टेप के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें जैसे तुम बोलोगे भाई इसका तो यूज ही नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, बट ये फॉर्मूला तुम्हारे पास काम का है, कभी भी काम में आ सकता है, और यहीं पे कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, इस वजह से ये काम का है, ठीक है। तो ये था कैपेसिटेंस। अगर मान लो मैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखता हूं तो
अब देखो, अब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो कर लिया, अब मान लो मैं एक कंडक्टिंग स्लैब, कोई भी एक कंडक्टर को रख दूं अगर इस क्या नाम है कैपेसिटर के बीच में, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अब जो पहले चीजें हो रही थी वो चीजें अब नहीं होंगी। क्यों? तुम लोग को पता है कि एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी? देखो मैंने वो सारी की सारी चीजें मिटाई नहीं है क्योंकि हम सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। बस फर्क इतना हो जाएगा कि जब डाइलेक्ट्रिक था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। कैपेसिटेंस के केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सॉरी कंडक्टर के केस में उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, बहुत बार बात बता चुका हूं मैं तुम्हें। तो नेट कितनी रहेगी, 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगी, वो थोड़ी ना बदलने वाली है, तो वो तो वही रहेगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अब तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाओगे तो तुम्हारे पास तरीका वही यूज करने वाले हो। क्या करोगे कि बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0, ठीक है, और मतलब वो डिस्टेंस कितना, d माइनस टी। क्यों? क्योंकि देखो ये अंदर की तो बात नहीं कर रहे, बट हाँ पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, d, और अंदर वाले को अगर हटा दिया तो ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0 है, तो वही मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0, तो आगे कुछ भी हो हमें क्या मतलब, तो वो टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। सिर्फ इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा, यानी यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, E0 d माइनस टी। तो यहां जब तुम फॉर्मूला पुट करोगे तो वही सेम तरीका, Q की जगह फिर से वही यहां पे जैसे हमने प्लेस किया था कि Q इज इक्वल्स टू, देख सकते हो अगर कंफ्यूजन हुई होगी तो ये A और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू E0, ये सब मल्टीप्लाई हो गया। तो वही चीज यहां पे प्लेस कर देंगे, A एप्सिलॉन नॉट इंटू E0 अपॉन में यहाँ पे V की जगह क्या करेंगे, E0 और d माइनस टी, है ना। अब इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो आंसर क्या बचा है हमारे पास, फाइनली C की वैल्यू आई एप्स नॉट A बाय डी माइनस टी। सिंपल सी बात है। तो ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, देख रहे हो। तो यानी कहने का सिंपल मतलब ये है कि तुम्हें कैपेसिटेंस, जब कंडक्टिंग स्लैब की बात करोगे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, अंदर वैल्यू ही 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। सिर्फ ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। तो तुम डायलेक्ट्रिक वाले में क्या आता है, d माइनस टी प्लस टी बाई के, इस वाले केस में सिर्फ इतना ही आंसर आता है। तो ये था कंडक्टिंग स्लैब के लिए, ये ज्यादा आसान है, सिंपल सी बात है। तो पहले कंडक्टिंग स्लैब समझ लो। और सही बोलूं तो आज की क्लास के लिए समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे वाला भी समझना जरूरी है कि तुमने पीछे पिछले क्लास में क्या किया है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन, ये सारी की सारी चीजें लिंक्ड है। और अगर मैं एक ही क्लास में करा दूंगा तो सरदर्दी फट जाएगी, इस वजह से सेपरेट कराने का रीजन है, ठीक है ना। तो पहले वो कर लोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।